गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस का एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बात कर लेते हैं कुछ पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण फ्रेंड्स एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पर्यावरणीय क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। वैसे साधारण सी भाषा में आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। पर्यावरण फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब है घेरे हुए। अर्थात इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या है? वो पर्यावरण है। ये साधारण भाषा में इसकी डेफिनेशन है। और पर्यावरण के फ्रेंड्स दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में फ्रेंड्स आपके स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल आ जाते हैं, फिर इनके भी अंदर अंदर आ जाते हैं कुछ, जैसे स्थल मंडल में स्थलाकृतियां आ जाएंगी, स्थलीय भौतिक संरचना, मृदा मंडल, ये सब। वायुमंडल में यदि बात करें तो वायु, तापमान, वायुदाब गतियां, वायुमंडलीय गतियां, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जलमंडल की बात करें तो वर्षा, भूमिगत जल, सतही जल, सागरीय जल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यदि बात करें जैविक घटक, जिसे इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, इसमें पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? या पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर पर्यावरण अपकर्ष की। पर्यावरण तो आप सभी ने नाम सुना है, लेकिन यहाँ पर ये बात कह रहा है कि पर्यावरण अपकर्ष किसे कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक आवासों का विनाश, उनके जैव विविधता या जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसकी अत्यधिक हानि या क्षति के कारण उत्पन्न जो पर्यावरण होता है, और पारिस्थितिकी असंतुलन को ही हम पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए वन रोपण तथा परती भूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, वन्य जीव संरक्षण में, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। बात करते हैं राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 1993 में की गई थी। यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई प्रौद्योगिकी विकास या वर्तमान आविष्कारी संशोधन या ऐसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों को अपनाने या उनका उपयोग करने के प्रति महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिनसे क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिनसे पर्यावरण प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आती है तथा उसकी रोकथाम होती है। इस पुरस्कार के तहत फ्रेंड्स 2 लाख नगद राशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये पर्यावरण में जो है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। बात कर लेते हैं कुछ इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के बारे में कि इसमें क्या होता है।
तो प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1987 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत फ्रेंड्स 5 लाख नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये बात फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। ये इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है और क्या क्या दिया जाता है। जैसे अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार में, तो उसमें फ्रेंड्स 2 लाख की नगद राशि मिल रही थी, ट्रॉफी मिल रही थी और प्रशस्ति पत्र मिल रहा था। जबकि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार में 5 लाख की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। बात करते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार की। तो ग्लोबल 500 नामक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या जिसे हम शॉर्ट में यूनेप कहते हैं, तो यूनेप द्वारा 1987 में शुरू किया गया था ग्लोबल 500 पुरस्कार जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। कहते हैं इको मार्क की, इको मार्क क्या होता है। तो इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों के लिए किया जाता है जिनके उत्पादन में पर्यावरण को क्षति ना हुई हो, अर्थात यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और यह प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो या जिसे हम BIS कहते हैं द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। और इसका जो लोगो है वो है फ्रेंड्स मिट्टी का घड़ा। फ्रेंड्स इसका लोगो जरूर आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इसका लोगो क्या है। तो इसका लोगो है फ्रेंड्स मिट्टी का घड़ा। और इस योजना के तहत निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों की पहचान की गई है। जैसे क्या क्या है, साबुन और डिटर्जेंट, पेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, बैटरीज, वुडकास्ट, प्रोपेलेंट्स और एरोसोल, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, तेल, ड्रग्स, खाद्य संरक्षक और कीटनाशक तथा चमड़ा आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है एग मार्क, ईगो मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ? 1985, 1989, 1991, 1994। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। विश्व पर्यावरण सुविधा का जो प्रारंभ हुआ था वो अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ था। और यह वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो वो आपका 1992 या 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। बात करते हैं कुछ उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश के बारे में ही। सवाना वायु में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और यह कहाँ की भूमि है? तो यह पार्कलैंड की भूमि है, जहाँ घास भूमियों में यत्र तत्र वृक्ष भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी एवं सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है। यदि आपसे पूछा जाए कि सवाना प्रदेश की प्रमुख घास कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स आपकी 5 मीटर लंबी एवं सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है।
अफ्रीका, भारत, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसके मुख्य क्षेत्र हैं। वेनेजुएला में इस बायोम को क्या कहते हैं? तो इस बायोम को लानोस कहते हैं। सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती है और इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, ज़ेब्रा, सिंह, चीता, तेंदुआ, घड़ियाल, एरमू, शुतुरमुर्ग आदि विविध जंतु भी पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे अफ्रीकन सफारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूटियोलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कन्वर्शन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, म्यूटिलिज्म। तो फ्रेंड्स, कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूटिलिज्म, या जिसे हिंदी में कहते हैं सहजीविता। सहजीविता कहते हैं। ऐसे जीवों को लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, पारितंत्र, निकेत, बायोम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आवास कहते हैं। बात करते हैं आवास की। आवास किसे कहते हैं? जो मैंने बता भी दिया आपको कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। तो किसी प्रजाति का पर्यावास, आवास इसके पते के समान है, जबकि निकेतन का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपने उत्तरजीविता और जनन के लिए पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी। भारत में प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, जबकि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि इस आंदोलन का फ्रेंड्स प्रमुख उद्देश्य था वृक्षों की कटाई रोकना, पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण का प्रश्न उठाना, स्थानीय समुदाय तथा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा मध्यवस्थता को रोकना था। मेन जो फ्रेंड्स आपसे उद्देश्य पूछा जाता है तो इसका चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जलतंत्र, घास का मैदान, वर्षावन, फसली भूमि। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फसली भूमि। बात करते हैं जीवोम की। जीवोम किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, ये वाला जो क्रम है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? उदबिलाव, कच्छप, सार्क,
सार्क कक्षप उद्विलाव, कक्षप सार्क उद्विलाव, शार्क उद्विलाव, कक्षप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कि सार्क कक्षप उद्विलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है इकोटोन, सक्सेशन, क्लाइमैक्स, सिरल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इकोटोन। बात करते हैं इकोटोन की। इकोटोन क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ जैव समूह को हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन जो होता है फ्रेंड्स वो दो वायुओं के मध्य का संक्रमणकालीन या अतिव्यापक क्षेत्र होता है जिसमें दोनों वायुओं के जंतु तथा पादप होते हैं। अनुक्रमण या सक्सेशन की बात करें कि सक्सेशन किसे कहते हैं, तो सक्सेशन उसे कहते हैं जिसमें एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है जीवोम, अनुक्रमण, पोषण स्तर, चरम अवस्था। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अनुक्रमण। अनुक्रमण की बात करें तो अनुक्रमण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी समुदाय स्थापित हो जाता है और जब एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे ही हम अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था यूनिसेफ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, IMF द्वारा, WHO द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवंशिक विभिन्नता के। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का प्रामिड। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर है फ्रेंड्स ये जैव है, जैव डबल मात्रा होंगी यहाँ पर, जैव द्रव्यमान का प्रामिड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो वहन क्षमता कहलाती है, जबकि जनसंख्या इकाई किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है यदि जनसंख्या इकाई की बात करें, तथा जैव द्रव्यमान की बात करें तो जैव द्रव्यमान किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जीवों की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है मूंगा, पन्ना, मडिक, खुराज। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मूंगा। मूंगे की बात करते हैं तो मूंगे छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं तथा इनमें सुचारू रूप से जैविकीय पोषण की प्रक्रिया संचालित होती रहती है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मूंगे की विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है और हिंद महासागर रीफ व अन्य मूंगा क्षेत्रों पर भी दूषित पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे कि वे मृत होते जा रहे हैं। जैव विविधता की दृष्टि से कोरल अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये सभी आप जानते ही होंगे कि नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है और कितनी पाई जाती है तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स 78%। यदि एक्यूरेट की बात करें तो 78.07%, लेकिन नॉर्मली हम 78% ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है
प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, पारितंत्र, निकेत, बायोम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यह एक बंद तंत्र होता है। बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम एजी टांसले नामक प्राणी वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रासायनिक चक्र, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, सूर्य का प्रकाश, एटीपी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य का प्रकाश है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने ईवीएस के इससे पहले वाले दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिकी होती है केवल पर्यावरणीय कारकों के कारण, पर्यावरण पर पौधों के प्रभाव के कारण, पादप अनुकूलन के कारण, जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिकी संबंध के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है पृथ्वी, वातावरण, अंतरिक्ष, आकाश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैवीय संघटक नहीं है? वनस्पति, जीवाणु, जानवर, वायु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वायु। पारिस्थितिकी तंत्र में वायु जीवीय घटक नहीं अपितु अजीवीय घटक है। वायु जो है ये क्या है? ये जीवीय घटक नहीं है जबकि अजीवीय घटक है ये। और जीवीय घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक आते हैं तथा अजीवीय घटक की यदि बात करें तो अजीवीय घटक के अंतर्गत अकार्बनिक जैसे मृदा, जल, वायु, खनिज एवं कार्बनिक अपघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में फ्रेंड्स सभी प्रकार के जीवित जीव एवं पौधे सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इपिओडम, सिरोनकियर ने, एफी क्लीमेंट्स ने, अर्नीज नेस ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी,
अर्नीस्ट नेस ने। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नीस्ट नेस ने किया। यह पर्यावरणवाद की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किसके द्वारा किया गया था? टेलर, क्लार्क, टांसले, लिंडमैन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पारितंत्र शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो ये जी टांसले ने किया था। कब किया था? तो 1935 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल्स ने, डार्विन ने, इपियोडम ने, सीसी पार्क ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनेल्स ने किया था। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जैवमंडल। पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल कहलाता है। जलमंडल पारिस्थितिकी तंत्र का एक जलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। यदि स्थलमंडल की बात करें तो स्थलमंडल एक स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र तक सीमित रहता है। यदि जीवोम की बात करें तो जीवोम पारिस्थितिकी तंत्र एक इकाई के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में होता है। इसीलिए पृथ्वी का जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो जैवमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? वन, मरुस्थल, कृषि भूमि, चारागाह। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित था? जैव ईंधन के, वनों के, नमभूमि के, शुष्क भूमि के। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नम भूमि के। बात करते हैं रामसर सम्मेलन की, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है आपके लिए रामसर सम्मेलन। तो इसको फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपके लिए जो मेन जानकारी है वो बता देती हूँ कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बहुउद्देशीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था एवं पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा इसके संरक्षण हेतु 1987 में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 राज्यों में कुल 27 आर्द्र भूमियों का संरक्षण के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रति वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? जयसमंद झील, आना सागर झील, राजसमंद झील, सांभर झील। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील। राजस्थान की सांभर झील और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित किया गया है। कि भारत में कुल आर्द्र भूमि की बात करें तो भारत में कुल 27 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस। ये पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, जबकि यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? इसको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षावन, पूर्वोत्तर भारत की वर्षावन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। यह विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। अमेजन वर्षावन जो है अत्यधिक विस्तृत होने के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने में समाहित करता है, इसीलिए इसको कार्बन सिंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। महासागर, मैंग्रोव, घास स्थल, झील। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, महासागर, मैंग्रोव, घास स्थल, झील। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका आईएएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 ईस्वी में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, समुद्री या समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है कि निम्न में से कौन प्रवाल वृंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक ऊष्मन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक ऊष्मन। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपने इससे पहले ईवीएस के जो 2 एपिसोड हैं वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस ईवीएस के एपिसोड देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।